तुम लोग का फाइनल टेंटेटिव में ही दिया हुआ है ना? में दिया हुआ। इसके बाद किसका क्लास है? इसके बाद हम पूरा दिस इज अ स्मॉल टॉपिक, ठीक है। आपके सिलेबस में जो बड़ा बड़ा टॉपिक्स था जैसे कि करियर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का चैप्टर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का चैप्टर, ये सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। बट देयर आर स्मॉल टॉपिक्स जिससे शॉर्ट आंसर भी आता है और घुमा फिरा के वो अटैच करके लॉन्ग आंसर के साथ दे सकता है। इसीलिए ये सारी चीजें, ऑल्दो ये सब चीजों का एक्सपोजर आपको मिल चुका है एड ऑन कोर्स में, बट फिर भी इसको एक बार क्लास में हम लोग तरीके से रिवाइज कर लेंगे। ओके, सी इन दिस क्लास क्विकली हम रिकैप कर देते हैं, ये चैप्टर को इस क्लास में खत्म कर देंगे क्योंकि 75% ये खत्म हो चुका है। नाउ सोशल सिक्योरिटी। Social security. This is made up of two words. One word is social and the other one is security. The security which is provided to you from society. Why? What kind of security do we need from society? It is the kind of security जो शायद हम अकेले, वैसी contingencies लाइफ की जिस समय हम अकेले रह करके ऐसी सिक्योरिटीज अपने आप को या अपने डिपेंडेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको बोला जाता है social security. In those conditions, we need security from society as a whole to help us, like the condition of death. Okay, this is one condition जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट ये ऐसी कंडीशन है जहां अगर कमाने वाला चला जाए तो फैमिली का के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें अगर लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं तो वो और उनके डिपेंडेंट्स दे हैव अ टफ टाइम इन मैनेजिंग देयर लाइफ। तो वैसे कंडीशन में सरकार से या एम्प्लॉयर से सरकार के थ्रू जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है दैट इज नोन एज सोशल सिक्योरिटी। नाउ सोशल सिक्योरिटी बस समझना हो तो इस बात से समझो कि सोशल सिक्योरिटी क्या होती है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि हमारी लाइफ में चाहे हम कितने भी वेल ऑफ हो, एक कंडीशन वैसी आती है जहां देयर आर सर्टेन कंटिजेंसीज ऑफ लाइफ, देयर आर सर्टेन इमरजेंसीज ऑफ लाइफ वेयर वी डू नॉट हैव कंट्रोल on which we do not have control, and if that emergency we face, then what happens is that कि या तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है या वर्किंग कैपेसिटी इज कंप्लीटली ओवर। In both these cases, there is an interruption in the income that we earn. तो फाइनेंशियली अगर किसी का इनकम इंटरप्ट होता है तो आप समझ सकते हैं कि इसका रिपरकशन फैमिली पे क्या हो सकता है। Okay? What are those contingencies of life? Those contingencies of life could be, बताओ क्या क्या contingency है? Online 12 participants have joined. Why haven't you all come to the class? मैम कौन कौन ऑफलाइन किया है मैम? वो तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम ऑफलाइन क्यों नहीं, ये बताओ। मैम कौन कौन गया है बता दीजिए ना, इसके बाद आ जाएंगे। आपको पता है ना ये चीज की ऑनलाइन ऑफलाइन और ऑनलाइन का अटेंडेंस वेटेज अलग अलग है। ओके, सो टेक केयर ऑफ दैट। वो इनिशियली किया गया है ताकि तुरंत आप पटना से बाहर है वो सेटल होने में जितना जो बफर टाइम लगे, बट डोंट मेक प्रैक्टिस व्हेन द क्लासेस आर ऑपरेटिंग ऑन ऑफलाइन। हम थोड़ा सा पटना से बाहर हैं। सो दीज कंटिजेंसीज ऑफ लाइफ आर जैसे सिकनेस, ठीक है। सेकंड एकदम याद कर लो इसको, मैटरनिटी,
Third, disablement. Fourth, unemployment. Fifth, old age. Sixth, death. Okay. These are those contingencies of life जहां पर कि ब्रॉडली इसको क्लासिफाई किया गया है। हम लास्ट क्लास में भी तुम लोगों को समझाए थे, तब ये बताए थे, जब हम संविधान बनाने की बात करते हैं, when we talk about constitution, which name comes to our mind? भीमराव अंबेडकर। संविधान के निर्माता हम भीमराव अंबेडकर को ही मानते हैं। तो जब हम सोशल सिक्योरिटी की बात करेंगे, we will always talk about William Beveridge. William Beveridge is the name which is associated with social security. This was the concept. This concept, the definition that I just gave you, was given by William Beveridge in regarding these contingencies of life कि ये contingencies में income interrupt होती है. Okay, next. Do you people remember कि आप लोगों के क्लास में हम एक्ट भी बताए थे, थोड़ा सा एक्ट के बारे में बताए थे, जैसे यस मैम, ये डिसेबलमेंट, ठीक है, मैटरनिटी, ये भी बताया था। देखो मैटरनिटी, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है। क्यों कानून के तहत बनाया गया? अगर हम ये कह रहे हैं, if we are saying that employers have this onus, employers have this responsibility of giving social security to its people, लेकिन तुम सोच करके देखो कि मैटरनिटी एक ऐसा कंडीशन है, डिसेबलमेंट एक ऐसा कंडीशन है जहां you cannot use your full capacity to work. In that case, क्या किसी एम्प्लॉयर को ये अच्छा लगेगा कि तुम फुल प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहे? नहीं लगेगा, वो फायर कर देगा। अगर उसके ऊपर कानून नहीं लगा हो तो वो फायर कर देगा। अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या अदरवाइज मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट नहीं हो तो एम्प्लॉयर देगा क्या अपना पैसा? नहीं देगा। ठीक है, वो नहीं देगा पैसा उतना, वो चाहेगा कि कम से कम पैसे में वो एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगा। दिस इज व्हाई देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेज जो कि गवर्नमेंट लॉ लाई है। सो मैटरनिटी का एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ये ईएसआई में भी कवर्ड है, ये चीज ईएसआई में भी, ईएसआई जो सोशल सिक्योरिटी का एक्ट है, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, उसमें भी मैटरनिटी कवर्ड है। बस ये है कि जो लोग अलग से इसमें कवर्ड है वो ईएसआई में कवर्ड नहीं है। ठीक है, अब एक प्रेग्नेंट वुमन who cannot work in her full capacity, उसको तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही फायर कर देगी कि अभी now she cannot use her full capacity and later on she will be busy taking care of a child, तो उसका एम्प्लॉयमेंट तो चला गया। लेकिन ये सही बात नहीं है, because it is a natural phenomenon of life. Okay, डिसेबलमेंट, अगर किसी का हाथ पैर कट जाता है काम करते वक्त या किसी तरह की ऐसी चोट लगती है जिसकी वजह से that person cannot use his full capacity to work in the organization, who will take care of that person plus the family, यानी डिपेंडेंस। इसमें दो केस होगा, पहला तो उस बेचारे का हाथ पैर चला गया, दूसरा उसका इनकम इंटरप्ट हो गया, तीसरा उसको नौकरी से भी निकाल दो। ठीक है, तो ऐसी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए रूल बनाया गया। अनएम्प्लॉयमेंट, sometimes people are fired because of some unavoidable reasons, निकाला जाता है, लेकिन उनको उतने दिनों तक अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता यानी कि दिया जाता है तब तक जब तक वो एक नई नौकरी ढूंढ ले। 50% जो प्रेजेंट वेज होता है उसका दिया जाता है। ओल्ड एज, सारी जिंदगी तुम ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया तुमने, लगभग 25 साल से ऊपर से 30 साल से काम करना शुरू करता है लोग, 60-62 तक काम करता है, और उस एज तक तुमने अपनी पूरी जिंदगी ऑर्गेनाइजेशन को दे दी। नाउ जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में थे आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई, नाउ यू आर आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नाउ व्हाट?
नाउ व्हेन यू आर रिटायर्ड देन व्हाट, तब तुम अपना जिंदगी कैसे बसर करोगे? ऐसे केसेस में रिटायरमेंट बेनिफिट्स को रखा गया है, पेंशन को रखा गया था ऐसी चीजों के लिए, ताकि आपको रिटायर होने के बाद भी एक ओल्ड एज में एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप मेंटेन कर सके। अभी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा ये ट्रेंड हो गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे उनको ओल्ड एज में अबैंडन कर देते हैं, राइट? तो उस केस में क्या सहारा होता है? द ओनली थिंग इज देयर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, राइट? या जिनके बच्चे साथ में नहीं रहते हैं और आपको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करनी है, तो उस केस में क्या होता है? देयर पेंशन, देयर रिटायरमेंट बेनिफिट, दैट इज द लाइफ सेविंग। ओल्ड एज डेथ में तो आप क्या जान ही रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि इफ someone is the earning member of the family and if that person dies out of any reason, उस वक्त उसकी हालत, बेटी है, बेटा है, छोटा वाइफ है, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, पढ़ाई इंटरप्ट हो गई, ओके, यू कैन इमेजिन द chaos that will be caused because of this. Now, ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की, ये क्यों देती है सरकार, क्यों दे रही है? ताकि कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो फुल डेडिकेशन फुल पोटेंशियल के साथ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहे, ठीक है, लेकिन वो तो दे क्यों रही है? मत जुड़े रहो। तो अगर वो एम्प्लॉय को अगर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तो छोड़ देगा। देखो मुस्कान, अनएम्प्लॉयमेंट तो इतना ज्यादा है कि अगर मिनिमम वेज नहीं भी दिया जाए तो एक को निकालेगा, अभी भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट रूल्स का उल्लंघन नहीं हो रहा है, लेकिन बात है कि हम तुमको निकाल देंगे तो पीछे से 4 लोग हैं काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ गरीबी बहुत है। हमारे यहाँ हम ये पहले भी बताए तुम लोगों की, हमारे यहाँ गरीबी की वजह से लेबर इतना सस्ता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यहाँ पे आती हैं, बड़ी बड़ी कार की कंपनी एंड ऑल दैट, सैमसंग का, इसका उसका, जो इंडिया और चाइना ढूंढती है अपना मैन्युफैक्चरिंग हब लगाने के लिए, वो आधा लेबर का प्राइस देती है। यूरोपियन लेबर से आधा लेबर यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि यहाँ गरीबी इतनी है, ओके, और एम्प्लॉयमेंट उतना चाहिए उन लोगों को। बात ये है कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, ये ध्यान रखना, यानी भारत एक कल्याणकारी राज्य है जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। Earlier इंडिया यूज्ड टू बी अ पुलिस स्टेट, वेलफेयर स्टेट ये बाद में ऐड हुआ है, ठीक है। वेलफेयर वर्ड को ऐड करने का मतलब है कि आर्टिकल 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेंशन्ड दिस कि the state shall within the scope of its financial limits be always be taking care of its people, यानी ये इंडिया की गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आए, चाहे वो बीजेपी की सरकार आए, चाहे वो किसी की सरकार आए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना कि यहाँ के लोग हैप्पी हैं, यहाँ के लोग को मिनिमम मीन्स कम से कम प्रोवाइड किया जाए, ओके। यहाँ पे वेलफेयर देखना, जैसे ये कुछ चीजें वेलफेयर बेनिफिट होती है, जैसे कि अगर हम तुम्हारा 6 घंटा लगातार क्लास कराएं, ये कॉलेज है तो हम बोलेंगे कि तुम तो यहाँ पढ़ने आते हो, हम 6 घंटा लगातार क्लास कराएंगे, नो ब्रेक नथिंग, लेकिन तो वेलफेयर बेनिफिट क्या होगा कि तुमको उसमें आधे घंटे का गैप दिया जाए लंच के लिए, ताकि तुम थोड़ा सा रेस्ट फील करो, रिलैक्स हो, खाना खा सको, थोड़ा इधर उधर घूम करके मेंटल फटीग जो है तुम्हारा उसको तुम रिलीव कर सको, दैट इज नोन एज वेलफेयर बेनिफिट। तुम्हारे लिए कैंटीन होना चाहिए। अब कैंटीन नहीं भी रहेगा तो तुम चार्ज तो कर नहीं सकते हो कि तुम कि कॉलेज में कैंटीन रहेगा तभी हम पढ़ेंगे, नो, बट ये काइंड ऑफ वेलफेयर बेनिफिट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में हो तो भाई एक कैंटीन होना चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए, वॉश बेसिन होना चाहिए, टॉयलेट्स बेटर होनी चाहिए। वेलफेयर में और भी चीजें आती हैं बहुत सारी, स्पोर्ट्स क्लब होना चाहिए, रिक्रिएशन होना चाहिए, एवरीथिंग। सो वो एक ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिट करके हम बताएं। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 41 में मेंशन किया गया है कि आपको एक वेलफेयर स्टेट है इंडिया और उसको मेंटेन करना यहाँ की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल सिक्योरिटी उसी का एक मेजर है।
This is a measure towards the welfare of its people. Okay? चलो, ये सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया. अब टाइप्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी समझो थोड़ा सा. क्या होता है दो टाइप सोशल सिक्योरिटी का ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मैम social सोशल insurance? इंश्योरेंस और सोशल असिस्टेंस. ठीक है. सोशल सिक्योरिटी का दो एस्पेक्ट है, सोशल इंश्योरेंस और सोशल असिस्टेंस. सोशल इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है? इंश्योरेंस का मतलब होता है कि तुम इंश्योर्ड हो. दिस इज मोस्टली कॉन्ट्रीब्यूटरी. दिस इज नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी. No means test. देखो, दो तरीके से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है. अब ऐसी तो बात नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन से ही सिर्फ सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी. यानी कि सिर्फ जितने लोग एम्प्लॉयड हैं वो उनको ही सोशल सिक्योरिटी पाने का अधिकार है, और जो लोग ठेला चला रहे हैं, जो लोग छोटा छोटा बिजनेस कर रहे हैं, जो हॉकर्स हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनको सरकार निगलेक्ट कर दे, ऐसा नहीं है. ठीक है. तो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाने का दो अलग अलग तरीका है. वन इज सोशल इंश्योरेंस एंड द अदर वन इज सोशल असिस्टेंस. सोशल इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है? सोशल इंश्योरेंस का मतलब होता है कि यू आर इंश्योर्ड. मैम काफी लंबा पैदल चलना पड़ा. बहुत हल्ला हो रहा है मैम. पीने कौन के पहले Okay, okay, okay. Settle down, settle down. Okay. So now we have social security. दो तरीके से प्रोवाइड होती है. One is social insurance and the other one is social assistance. ऐसा नहीं है कि जो लोग सिर्फ एम्प्लॉयड हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हैं, सिर्फ उनको ही अधिकार है सोशल सिक्योरिटी पाने का. लेकिन ऐसी कंटिजेंसीज में there are people who are not employed. There are people who actually need these things. For example, all the BPL people, APL people, and rest of the people also. That is known as social assistance. Assistance का क्या मतलब होता है? Assist करना किसी को, उसका मतलब क्या होता है? हेल्प करना. Help करना. Assist करने का मतलब होता है help करना. And we do not charge anything for helping others, right? We don't charge anything for helping others. उसी बात से याद रखना. Social assistance का मतलब होता है help करना. Help करने का मतलब कि आप उनसे कोई charge नहीं लेते. पहले इसको समझो तब ये समझ में आएगा. Social insurance का मतलब this is for all those people who are employed in the organization, because you are making a contribution towards your benefits. Okay? जितने लोग भी ये जानते होंगे, आप अपने मम्मी या पापा से सुने होंगे, प्रोविडेंट फंड इज अ सोशल सिक्योरिटी जो रिटायरमेंट, ओल्ड एज, डेथ, सुपर एनुएशन ऐसे केसेस में आपको मिलता है. वो ये भी जानते होंगे कि प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन आप अपनी सैलरी से देते हैं. ये सुने हैं? ये जानते हैं ना? वो कटता है पैसा जनरल प्रॉविडेंट का. ठीक है. ये मालूम है कितना पैसा कटता है? 12%. 12% of the salary. का 12%.
इतना पैसा, Employees. हाँ नहीं, दिस इज गिवन इन प्राइवेट एम्प्लॉयज आल्सो, ठीक है। ये पीएफ इज अ बेनिफिट जो 15,000 बेसिक प्लस डीए से ऊपर तुम्हारी सैलरी जहां पे भी होगी, पटना में भी तुम जहां ज्वाइन करोगे वहां पर तुम्हारा पीएफ का कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। इसका 12% निकालो कितना होगा, उतना ही पैसा तुम्हारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा। 15 से ऊपर होगी तो फिर उस पे कटेगा, लेकिन 15 तक होगा तो 15 पे कटेगा, ठीक है। नाउ सॉरी, 15 से नीचे होगा तो उस पे कटेगा, 15 से ऊपर होगा तो 15 पे कटेगा, ठीक है। तो इसका 12% निकाल लीजिए, उतना कंट्रीब्यूशन होगा। अब इस कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? हाँ 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 खुद आ सकते, हाँ क्या ठीक 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 है, नेक्स्ट उदास देखो देखो, दिस इज सोशल इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस में क्या होता है कि यू मेक अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर द बेनिफिट्स दैट यू गेट, यानी पीएफ में 12% अगर तुम्हारा कटता है तो 12% कौन दे रहा है और पैसा? एम्प्लॉयर दे रहा है। कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर देता है, ठीक है। तो ये 24% पैसा तुम्हारा कहाँ जमा होता है? पीएफ अकाउंट में, अकाउंट में, पीएफ अकाउंट में। पीएफ अकाउंट कहाँ रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बॉडी का नाम? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये ध्यान रखना, तुम जो बोल रही हो बैंक के पास रहता है वो पीपीएफ का पैसा रहता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये ईपीएफ कर रहे हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, दैट इज फॉर जनरल पब्लिक, ठीक है। वो जनरल पब्लिक के लिए है। जैसे कोई भी बिजनेसमैन, तुम नौकरी नहीं कर रही हो तो भी तुमको अधिकार है कि तुम अपने रिटायरमेंट का बेनिफिट्स जमा कर सको, ठीक है। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये ईपीएफ है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। इसका पैसा एक बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट, प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे, इसका नाम है ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके पास आपका पैसा जमा होता है। तो आपने कंट्रीब्यूट किया ना, ये कंट्रीब्यूटरी है, इंश्योर, तुम इंश्योर्ड हो। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लो, जैसे ईएसआई। ईएसआई का क्या था एलिजिबिलिटी? अप टू 21,000। अप टू 21,000। गुड, अप टू 21,000 जिसकी सैलरी होती है उसका ईएसआई डिडक्शन भी होता है, ठीक। और ईएसआई एक्चुअली इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए शुरू किया गया था एज हेल्थ इंश्योरेंस। ये ईएसआई एक ऐसा एक्ट था और अभी भी है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है जो जिसका सोशल सिक्योरिटी तुम देखोगी तो तुमको लगेगा कि वेलफेयर इस तरीके से होता है। देयर आर 9 बेनिफिट्स व्हिच आर कवर्ड अंडर ईएसआई एक्ट, और इसमें डेथ बेनिफिट्स में फ्यूनरल बेनिफिट्स तक आता है, यानी अंतिम संस्कार करने के लिए भी घर के बड़ा लड़का है अगर तो बड़े लड़के को, और नहीं तो फिर जो हमारा पेट्रियार्कल है तो थोड़ा उसके हिसाब से भी ये चलता है। या फिर अगर इफ द बॉय इज नॉट देयर तो फैमिली के किसी और मेंबर को 15,000 रुपए दिया जाता है, ताकि आप उसका अंतिम संस्कार एक तरीके से, जिस तरीके से किया जाता है, क्योंकि उसको संस्कारों में अंतिम संस्कार माना जाता है, और अंतिम संस्कार हमारे यहाँ चाहे वो कोई भी धर्म हो उसमें उसका रिचुअल परफॉर्म करना एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल वर्क है, ठीक है। सो ईएसआई में क्या होता है, इसका कंट्रीब्यूशन कैसे जाता है? बराबर बराबर होता है वर्कर और एम्प्लॉयर का, जैसे पीएफ है। नो मैम, नो मैम, बताओ तुम लोग। नो मैम, कोई 0.75% सैलरी से कट जाता है। ठीक है, और 0.75% 3.25% रिटर्न आता है। 4% का टोटल कंट्रीब्यूशन है, समझ में आया? इसमें से 3.25% कौन देगा? एम्प्लॉयर, और सिर्फ 0.75% कौन देगा? एम्प्लॉय देगा। तो सोच सकते हो तुम कि 1% भी तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, और इसके बाद तुमको दुनिया भर की फैसिलिटी है, छुट्टी है, पैसा है,
अगर डिसेबलमेंट हो जाता है तो एक टू एन एक्सटेंट, आपको एक्ट नहीं पढ़ना है तो उतना डिटेल नहीं जाना है, उस एक्ट में सब कुछ दिया हुआ है कि सिकनेस बेनिफिट कितना देना है, अगर आप उतने दिनों में ठीक नहीं हुए तो एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट दिया जाता है, तब पैसा कैसे है, डेथ के केस में कितना % पैसा दिया जाएगा, फ्यूनरल बेनिफिट कितना दिया जाएगा, अगर डिसेबलमेंट हो जाता है तो कंपनसेशन कितना दिया जाएगा। उसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट्स है। ईएसआई हॉस्पिटल तुम लोग को पहले भी बताए हैं हम कि यहाँ फुलवारी शरीफ में ईएसआई का हॉस्पिटल है, दीघा में दीघा में ईएसआई का हॉस्पिटल है, बिहटा में बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल बन रहा है 14 फ्लोर्स का ईएसआई का। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्टर्स रिक्रूट होकर के आते हैं इसमें, ठीक है। तो जब ईएसआई आई थी तो उसको फेज वाइज इम्प्लीमेंट किया गया था, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह चाहिए ना इसको पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए। हॉस्पिटल रातों रात तो बनता नहीं, धीरे धीरे बनते बनते फिर एक फुल फ्लेजेड तरीके से ईएसआई लागू किया गया। अब तुम सोच लो कि 21,000 तक जिसकी सैलरी वो मैंडेटरी है इस एक्ट में कवर्ड। तुम सोच सकती हो कि जिसकी सैलरी 21,000 तक है वो 500 रुपए डॉक्टर का फीस देगा, दे पाएगा? उसको 4 आदमी चलाना है, उसमें उसकी कंडीशन कितनी इम्पोवर्स्ड होगी। और वैसे कंडीशन में अगर आपको अच्छे डॉक्टर मिलते हैं, सारा इलाज फ्री ईएसआई हॉस्पिटल में दवा के साथ, इस ईएसआई में रिहैबिलिटेशन भी कवर्ड है। यानी अगर 40 साल तक का कोई बंदा है जिसका कि 45 इयर्स है शायद, हाँ 45 इयर्स तक का कोई आदमी है जिसका 40% डैमेज है बॉडी का, वो जो प्रैक्टिशनर होता है वो बनाता है कि देखे होगे फॉर्म वगैरह में कितना % फिजिकली हैंडीकैप का कोटा रहता है, 40% तक है तो उनका आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड करना या आर्टिफिशियल हैंड प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें भी रिहैबिलिटेशन में की जाती है। तो सोच लो तुम कि अगर किसी मजदूर का वैसा हो जाता है और उसको सब देख रेख करके सब कुछ ठीक करके फिर आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है तो ये उसके लिए कितना बेनिफिशियल है, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा लाइफ तुम्हारा ईएसआई, अगर तुमने ईएसआई में तुम कवर्ड हो, रिटायर हो गए हो, तो भी इवन आफ्टर रिटायरमेंट आप ईएसआई का सारा फैसिलिटीज आप और आपके डिपेंडेंट फैमिली ले सकते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10 पर मंथ। इमेजिन 10 रुपए का क्या वैल्यू है आज के डेट में, राइट? तो पूरे साल का कितना हुआ पेमेंट? 120 रुपए। अब उस 120 रुपए पे तुमको सारा फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। ये गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम नहीं है तो क्या है, ठीक है। तो इसीलिए सोशल सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है। उसके अलावा भी सोशल सिक्योरिटी में और भी आता है, जैसे ग्रेचुटी का पेमेंट है, अभी हम एक्ट लिखवा देंगे, पहले खाली इसका मतलब समझो। देन सोशल असिस्टेंस, ये हेल्प की बात है। इसमें मीन्स टेस्ट होता है। मीन्स टेस्ट का क्या मतलब होता है? मीन्स टेस्ट या नीड टेस्ट, ये सबका एक ही मतलब है। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो एक छोटा सा क्राइटेरिया कोई होता है, जैसे अगर 15,000 से कम तुम्हारा बेसिक और डीए है तो तुम पीएफ एक्ट में कवर्ड रहोगे, मैंडेटरी कवर्ड रहोगे। लेकिन 15,000 है, 14,000 है, 13,000 है, इसमें तुमको कोई, जब तुमको अपना बेनिफिट चाहिए तो तुमको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम इस कैटेगरी में फॉल करते हैं इसलिए हमको ये बेनिफिट्स चाहिए। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मीन्स टेस्ट नहीं है। यानी ग्रेचुटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी थी, याद है किसी को? ग्रेचुटी में मतलब 5 साल तक कम से कम काम करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, वेरी गुड। ग्रेचुटी के लिए, ग्रेचुटी पेमेंट के एलिजिबिलिटी के लिए ये क्राइटेरिया है कि यू शुड हैव रेंडर्ड 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब वो 5 years तक सर्विस करना एक एलिजिबिलिटी है। अब 5 years के लिए तुमको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी सैलरी 20,000 थी इसलिए तुम एलिजिबल हो और किसी की 60,000 है इसलिए वो एलिजिबल नहीं। दिस इज एलिजिबिलिटी जो सबके ऊपर अप्लाई करती है। तुम ऑर्गेनाइजेशन में हो तो तुमको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नाउ असिस्टेंस में नीड पूरा बताना पड़ता है कि आप उसके लिए नीडी हैं। जैसे गवर्नमेंट जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए फैसिलिटीज लाती हैं, क्या वो एपीएल वाले अवेल कर सकते हैं?
नो मैम। उसके लिए उनका कार्ड बनता है, बीपीएल कार्ड, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड बनता है। तो कार्ड क्या है, वो एक मीन्स टेस्ट है कि हम बिल्कुल सक्षम नहीं है इस चीज के लिए, तो तुमको 4 रुपए किलो गेहूं, 4 रुपए किलो जो भी, 2 रुपए किलो चावल, पहला देने कोई बात नहीं। कौन कौन आ रहा है मैम? सब आ रहे हैं, तुम लोग भी आ जाओ ऑफलाइन। आप ही का नाम है, अगर आपका क्लास नहीं होता तो मैम ये पूरी देखा और अच्छा चलो पहले क्लास नहीं, क्लास का लेकिन सब्स्टिट्यूशन होगा, क्लास सेकंड नहीं जाएगा, ठीक है। आई विल कंटिन्यू द क्लास, आई विल कंटिन्यू, अपना क्लास हम कंटिन्यू कर देंगे, आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप 20 मिनट पहले छोड़ दीजिए। आई है नहीं क्लास में छोड़ने का बात, चलो ठीक है। अब आ जाओ इधर, सब मिलके एक ही बेंच पे बैठ गए हो, थोड़ा सा अलग अलग होगा तो आराम से आराम से। सोशल असिस्टेंस के लिए नीड टेस्ट किया जाता है। यू हैव टू प्रूव दैट यू आर नीडी, यू हैव टू प्रूव दैट यू आर नॉट केपेबल ऑफ दैट मीन्स, ठीक है। जैसे अलग अलग प्रोविजन आता है गवर्नमेंट का कि इस लेवल के लिए ऐसा सोशल असिस्टेंस आएगा, इस लेवल ऑफ पीपल के लिए ऐसा असिस्टेंस आएगा। आपने कोविड के फर्स्ट वेव के टाइम पे देखा होगा कि बैंक वाले लोग बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि 500 रुपए जन धन खाता में सबको देना था, जिनके जिनके यहाँ पे बैंकर्स थे उनको ये चीज समझ में आएगी कि क्या स्ट्रेस था उस वक्त, ओके। तो जन धन खाता में दिया गया था, उसके लिए भी एक मीन्स टेस्ट था, इट वाज नॉट गिवन टू एवरीवन, राइट। तो यही डिफरेंस होता है। जैसे कि सोशल असिस्टेंस का कोई एग्जांपल दे सकता है, जैसे विधवा योजना, वृद्धा पेंशन, काफी सारा ऐसा योजना है जो सरकार देती है, ठीक है। वृद्धा योजना या विधवा पेंशन, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हमारी सोसाइटी में as social assistance for those people who have very small means of livelihood, उनके लिए ये चीजें दी जाती हैं। हाँ, पर वो जो रोजगार योजना होता है वो इसी में आता है, पीएम रोजगार योजना। वो डिपेंड करता है, उसका भी मीन्स टेस्ट है। जैसे मनरेगा में अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दिया जाता था, ठीक है, दिया जाता है, अभी अभी है कि नहीं आएगा को, बट वो दिया जाता था, ठीक है। वो सब सोशल सिक्योरिटी का ही पार्ट होता है, एजुकेशन वगैरह करना। आई टोल्ड यू कि कोई कुछ नहीं है, तुम उस मीन्स में नहीं आती हो, कॉन्शियस इमेज में पढ़ रही हो तो तुम डेफिनेटली उस कैटेगरी में तो नहीं आते, ठीक है। एंड दिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली, क्योंकि आप नहीं समझ सकते हैं कि एक प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज का फीस महीने का एक नर्सरी के बच्चे का फीस अगर 2200, 2300, 2500 रुपए है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं। मैम जनधन वाला जो है वो हम लोग को भी तो आप कहीं का गए? वो देयर आर पीपल जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ठीक है। अगर उनको फ्री नहीं किया जाएगा तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे ही। क्यों पढ़ाएंगे ना, वो ड्राइव नहीं आता है वैसे कैटेगरी के लोगों को। कन्या उत्थान योजना, हाँ, ये सब सोशल सिक्योरिटी में भी आता है, तो एजुकेशन में आता है, ठीक है ना। हर चीज सोशल सिक्योरिटी में नहीं आता है, कुछ चीजें पब्लिक वेलफेयर में भी आती हैं, जो कि अपने स्टेट में भी लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, अंडरस्टूड। ताकि जैसे साइकिल देना लड़कियों को पढ़ने के लिए, हाँ, ठीक है। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें कि आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CSR, जो CSR कंपनीज डोनेट करती हैं एंड देन इट इज गिवन टू द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बेंच डेस्क डोनेट करना, ये सब समझते हो ना, ये सब भी होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल इंश्योरेंस एंड सोशल असिस्टेंस। तुम लोगों को मतलब सोशल इंश्योरेंस से है ज्यादा, क्योंकि आप एम्प्लॉयड है, आपको कानून पढ़ना है।
सोशल इंश्योरेंस का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है दैट इज मोस्टली बेस्ड ऑन द लेजिस्लेशंस, ये लॉ से गाइडेड है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को मानना ही मानना है. If the organizations do not obey with the terms and conditions of this law, which is implemented in their organization through government, they have to face the penalty or fine which is given in that law. ठीक है. सोशल असिस्टेंस मोस्टली डिपेंड करता है कि सरकार के फंड में कितना पैसा है और कितना वो खर्च करना चाहती है, स्कीम में कितना पैसा देना चाहती है. जैसे आप देखे होंगे कि बाढ़ आती है या अर्थक्वेक आता है तो वहां भी गवर्नमेंट का असिस्टेंस होता है, तो वहां पे कोई फिक्स्ड नहीं है, कोई लॉ गाइड नहीं करता है, डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट कि वो कितना स्पेयर करना चाहती है. ओके ना, आप थोड़ा सा वो लिख लीजिए सोशल सिक्योरिटी का लॉज लिख लीजिए और ये एग्जाम में लिख देना अगर आएगा तो, यू शुड नो दैट. डेट के साथ लिखना, डेट, ईयर, राइट आउट. The Employees State Insurance Act. The Employees State Insurance Act 1948. The Employees State Insurance Act 1948. The Workmen's Compensation Act 1923. The Workmen's Compensation Act 1923. Done. The Payment Gratuity Act 1972. Ma'am, the payment of Gratuity Act 1972. थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था, अगर छूट गया हो तो लिख लेना. The Maternity Benefits Act 1961. The Maternity Benefits Act 1961. The Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1951. 1950. The Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952. Provisions Act 1952. पांच हो गए? Yes, ठीक है. इससे ज्यादा तुम लोग को सोशल सिक्योरिटी में नहीं करना है. एक सिर्फ डिफरेंस लिख लो, सोशल इंश्योरेंस और सोशल असिस्टेंस हम लिखवा चुके थे कल की क्लास में शायद. लिखवा दिए ना? नो मैम. लिखवा दी. लिखवा दिए, हमको तो याद है लिखवा दिए. ठीक है, एक थोड़ा सा और लिखो, थोड़ा सा और लिखो, and then we'll conclude this topic and then we'll start with the new topic in today's class. देखिए, India is social security in India. Topic 2. Social security in India. India is a welfare state. India is a welfare state as written in her constitution. India is a welfare state as written in her constitution.
Article 41 of the Indian Constitution Article 41 of the Indian Constitution lays down within inverted comma लिखो, lays, L-A-Y-S, lays down within inverted comma लिखिए, the state shall within the limits of its economic capacity within the limits of its economic capacity and development make effective provisions securing the right to work, to education, and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness, and disablement, in case of and other cases of unserved wants, unserved, unserved, unserved wants. Thus, social security constitutes an important step towards the goal of welfare state. By improving living and working conditions and affording people protection against various kinds of hazard. The social security measures also contribute to industrial development. मैम थोड़ा आराम से बोलिए ना, छूट जा रहा है. The social security measures also contribute to industrial developments through making workers efficient and reducing waste arising from industrial disputes because with these measures a worker feels social and economic security
social and economic security. Social and economic security, and therefore last line है, and therefore puts his heart and soul in increasing production. Heart and soul in increasing production. ठीक है, इसके बाद अपने एक एरो दे दो अभी जहां जहां जितना तुम लोग लिखे हो एक्ट को, क्योंकि तुम लोग स्टूडेंट हो, तुमको इससे ज्यादा मतलब है, एक्ट दे देना और लिख देना कि इंडियन गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड वेरियस लॉज टू इनैक्ट सोशल सिक्योरिटी थ्रू दीज लॉज, और ये चारों पांचों लॉ का नाम लिख देना। हाँ, ये लिख देना, ठीक है। नहीं नहीं, ये तुम समझाने के लिए तो एक एक लॉ पे 2-3 क्लास हो जाएगा ना, पूरा का पूरा है, तुमको पढ़ना नहीं है उतना। दैट इज नॉट चैप्टर, दैट इज जस्ट टॉपिक। वो भी होगा, वो भी बता देंगे, लेकिन पहले छोटा छोटा कवर कर लो क्योंकि इससे 3-4 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ओके, with this we complete social security. पब्लिक सर्विस में आपको बताइए public assistance, हाँ सेम थिंग है। देखो, social security is a means of fulfilling this agenda of welfare state of India. इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, इसको अपने लोगों के लिए काम करना है, गवर्नमेंट किसी की भी हो उसको काम करना है, करती भी है। आप देखे होंगे कि गरीबों के लिए, नीचे के लेवल के लोगों के लिए, जो लोग एजुकेशन वगैरह नहीं दे सकते हैं, सरकारी स्कूल में फ्री है, मिड डे मील फ्री है, उसमें से कुछ चीजें सोशल असिस्टेंस में आती हैं जो सरकार अपने तरीके से देती है। अब ये सोशल असिस्टेंस देखो 2-3 तरीके से हो सकता है, या तो प्योरली स्टेट गवर्नमेंट का हो, जैसे साइकिल देना हुआ, ठीक है, ये नीतीश कुमार ने दिया था, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे और वो हर स्टेट में इम्प्लीमेंट हो, या फिर सेंटर और स्टेट के मिल करके हो। जैसे 1 रुपए अगर आ रहा है तो उसमें से 75 पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। नो, दिस इज नॉट अ सिस्टम, दिस इज अ प्रोविजन फॉर स्टडिंग, फॉर फैसिलिटेटिंग यू टू स्टडी। जैसे सरकारी स्कूल है, मिड डे मील है, that is assistance, ठीक है। Okay, with this we complete our chapter on social security. अब next topic, इसके बाद compensation पढ़ो, compensation समझ में आएगा। Wait. मैम अटेंडेंस नहीं है। नहीं, वेट करो, ले लो। अच्छा है कि तुम लोग के कोर्स में थोड़ा HRD दिया हुआ था। चलो मुस्कान, जस्ट वेट अ मिनट, डोंट लॉग आउट। हो गया? डन?